हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 11 जून से लेकर 17 जून 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है वीकली करंट अफेयर्स का अगला वीडियो है, दैट मीन्स 22वां वीडियो है। जो लोग इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं वो जाके देख सकते हैं। वीकली करंट अफेयर्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जो लोग इंडियन जीएस में नए आए हुए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। और जिन्हें इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो रीड करने के लिए, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए जानते हैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दैट मीन्स बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किन को नियुक्त किया गया है? ये नितिन अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है बीएसएफ के डीजी के रूप में। और ये जो हैं 1989 बैच के केरल कैडर के ये आईपीएस अधिकारी ये रह चुके हैं और इन्हीं को नियुक्त किया गया है। और ये हैं नितिन अग्रवाल जी, जिनको बीएसएफ के डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। और इससे पहले जो डीजी थे पंकज कुमार सिंह, जिनका मतलब 31 दिसंबर 2022 को ये सेवानिवृत्त हो गए थे। उसके बाद से जो सीआरपीएफ के जो डीजी थे सुजोल लाइथाउसन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था बीएसएफ के डीजी के रूप में। और उसके बाद ये बने हैं नितिन अग्रवाल जी इनके डीजी। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं केरन काजी को। तो ये जो हैं सबसे कम उम्र के ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं, जो इलोन मस्क का स्पेस एक्स ये कंपनी है, इसके सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये बन चुके हैं। और ये इनकी उम्र है 14 साल मात्र इनकी उम्र है। और ये आपको दिख रहे होंगे केरन काजी जी, ये एलोन मस्क के कंपनी में ये ज्वाइन कर चुके हैं। और ये जो हैं सांता कालरा यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को से क्या किए हैं, ये स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री ये हासिल कर चुके हैं। और इन्हीं को स्पेस एक्स में ये काम मिल गया है। और ये सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये बन चुके हैं। तो इनका नाम याद रखें, क्या नाम है? केरन काजी इनका नाम है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर्स। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किनको दिया गया है? ये हमारे देश के आरबीआई के गवर्नर, जिनका नाम है शक्तिकांत दास, इनको दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस साल का। और ये जो अवार्ड है ये लंदन में सेंट्रल बैंक के द्वारा ये दिया गया है, जो कि हमारे देश के गवर्नर को ये दिया गया है ये अवार्ड। और इससे पहले जो हैं जो गवर्नर थे रघुराम राजन जी, उनको भी ये 2015 में ये अवार्ड मिल चुका है। तो ये टोटल 2 गवर्नर हैं जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से ये नवाजा जा चुका है हमारे देश के जो आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके गवर्नर हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। ये जो है एक सेंट्रल बैंक है, मतलब इनके द्वारा जितने भी बैंक हैं गैर सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक्स, उन सभी को ये कंट्रोल करता है। इनके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड की जाती है, सीआरआर एसएलआर कितना % होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आरबीआई के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। और आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है उसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट तरफ के से होते हैं और 3 होते हैं आरबीआई तरफ से। और इस 3 में आरबीआई का गवर्नर खुद एक इंक्लूड भी होता है, तो ये भी ध्यान में रखें। और इसकी स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और ये आरबीआई अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश के आधार पर ये किया गया था, तो ये भी ध्यान में रखें। और इस बैंक को 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, क्योंकि जिस टाइम इसको स्टेबलाइज किया गया था उस टाइम ब्रिटिशर्स के द्वारा ये बनाया गया था। और जब हमारा देश बाद में 1947 में आज़ाद हुआ तो उस टाइम इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और सेंट्रल बैंक के रूप में इसको बना दिया गया। और यह जो है इसके प्रथम गवर्नर जो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ जी के प्रथम गवर्नर थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर अगर देखा जाए तो ये सीडी देशमुख जी थे, जो कि इसको काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि प्रथम आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, तो ये सीडी देशमुख जी हैं। और अभी प्रेजेंट में जो अभी गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास जी हैं। और इसके पहले जो थे वो उर्जित पटेल जी थे, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं इज़राइल के बारे में। और ये इज़राइल न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इज़राइल जो है ये दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड ये
जारी करने जा रहा है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी जो सीमाएं हैं, उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया और पूर्व में जॉर्डन से इसकी सीमाएं मैच करती है। और ये जो है 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के परिणाम स्वरूप वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा ये कर लिया था। जो वेस्ट बैंक जो है इजराइल के बगल में, उस पर ये इजराइल कब्जा कर लिया था। 6 दिनों का ये युद्ध चला था, जो कि 1967 में ये युद्ध हुआ था। और इसकी राजधानी जो है ये जेरूसलम में सिचुएटेड है। और इसके अभी प्रेजेंट के प्रधानमंत्री जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं। और इसकी जनसंख्या भी है 93.6 लाख इसकी जनसंख्या टोटल है। और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है, दैट मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये यहाँ पर हिब्रू है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि इजराइल से रिलेटेड है। अब इसको मैप में देख लेते हैं कि मैप में कहाँ पर सिचुएटेड है। ये आपको दिख रहा होगा, ये हिस्सा जो है ये इजराइल का हिस्सा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये गाज़ा स्ट्रिप ये है, और ये है वेस्ट बैंक। और इसके अगल बगल के जो कंट्री हैं, जॉर्डन है, सीरिया, लेबनान इधर दिख रहा होगा, और इधर इजिप्ट है। और इसके अंदर जो है ये डेड सी यहाँ पर है। तो ये भी आप यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि डेड सी जो है ये किन दो देशों के बीच में ये सिचुएटेड है। तो ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में ये डेड सी सिचुएटेड है। और इसके बगल में जो है ये मेडिटेरियन सी भी यहाँ पर है। तो ये रहा मैप बेस्ड, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। कॉनकोर के सीएमडी किनको नियुक्त किया गया है। तो ये संजय स्वरूप जी को कॉनकोर का सीएमडी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और इसका फुल फॉर्म जो होता है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है कॉनकोर का फुल फॉर्म, जिससे मतलब सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया जाता है। तो ये इसका मेन काम रहता है। अब नेक्स्ट जानते हैं शक्ति योजना जो है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा इसमें की गई थी, मतलब की गई है। जितनी भी महिलाएं हैं कर्नाटक में, उन सभी को अब से मतलब इस 11 जून से इसकी जो आवेदन करने का प्रक्रिया है ये शुरू हो जाएगा। और ये जो है sevasindu.karnataka.gov.in के तहत ये आवेदन शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद से कर्नाटका में महिलाओं के लिए ये मुफ्त में बस की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। और ये कर्नाटक सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है। तो बस इतना ध्यान रखें, जो शक्ति योजना है ये किस राज्य से रिलेटेड है। तो ये कर्नाटक राज्य से ये रिलेटेड है। बस इतना ही प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं कर्नाटका के बारे में। तो इस राज्य का जो गठन है ये 1 नवंबर 1956 को इसकी गठन की गई थी। और यह जो है इसके अगल बगल के जो राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से इसकी सीमाएं साझा होती है। और अभी प्रेजेंट में कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं ये सिद्धारमैया जी बने हुए हैं। और यहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी हैं। और यहाँ की राजधानी जो है ये बेंगलुरु में सिचुएटेड है। और यहाँ की जो जनसंख्या जो है ये 6.41 करोड़ यहाँ की टोटल जनसंख्या है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कर्नाटका से रिलेटेड हैं। और अभी मतलब हाल ही में कांग्रेस का यहाँ पर मतलब विजयी हुआ था, और कांग्रेस का ही सरकार यहाँ पर बना हुआ है, जो कि सिद्धारमैया जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ये आपको कर्नाटक का मैप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जिसके बॉर्डर स्टेट हैं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। ये सभी टोटल 6 स्टेट हैं जो कि कर्नाटका से बॉर्डर शेयर होता है। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर क्या है। ट्रांस यूनियन सिविल के नए अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है। ये वी अनंत रामन जी को नियुक्त किया गया है ट्रांस यूनियन सिविल के नए अध्यक्ष के रूप में। और इसके पूर्व जो अध्यक्ष थे वे श्री M.V. नायर जी थे। तो इन्हें भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अटलांटिक डिक्लेरेशन जो है ये किन 2 देशों के बीच ये साइन किया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जो देश हैं, इन 2 देशों के बीच ये अटलांटिक डिक्लेरेशन ये साइन किया गया है। और ये क्यों साइन किया गया है। ये रूस और चाइना के द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए ये डिक्लेरेशन साइन किया गया है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम 2 देशों के बीच ये साइन किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं सर्बिया के बारे में। ये सर्बिया देश क्यों न्यूज में है, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं, जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू जी है,
और सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 320 मिलियन यूरो से बढ़ाकर 1 बिलियन यूरो तक करने की ये सहमति पे ये एग्री हो चुके हैं। तो इसीलिए सर्बिया जो देश है ये न्यूज़ में है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी जो है ये बेलग्रेड में सिचुएटेड है और इसकी मुद्रा जो है सर्बियाई दिनार है। और यहाँ के अभी प्रेजेंट के प्रधानमंत्री जो हैं ये एना ब्रनाबिक जी अभी प्रेजेंट के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की टोटल जनसंख्या ये 68.3 लाख है। और यहाँ की राज्य भाषा जो बोली जाती है ये सर्बियाई ये बोली जाती है। तो ये सभी चीज़ें जो है ये सर्बिया से रिलेटेड है। अब इसको मैप में देख लेते हैं कि सर्बिया मैप में कहाँ पर है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये यूरोपियन नेशंस हैं जो कि इसके बॉर्डर स्टेट जो कंट्री हैं हंगरी, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना और ये कोसोवो, बुल्गारिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, रोमानिया, ये सभी जो कंट्री हैं जो इसके बॉर्डर शेयर होती है सर्बिया से। तो ये ध्यान में रखें, मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। लाडली बहना योजना ये किस स्टेट के द्वारा ये जारी किया गया है। ये मध्य प्रदेश सरकार, जिनके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा ये योजना मतलब शुरू किया गया है, जिसके तहत 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में प्रत्येक को 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं इस योजना के तहत, जिसका नाम है लाडली बहना योजना। और इस योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपये का मतलब ये प्रावधान किया गया। मतलब इतना टोटल जो 8,000 करोड़ रुपये हैं ये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये टोटल 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में, जो कि प्रत्येक को जाएगा 1,000 रुपये जाएगा। तो ये जो मध्य प्रदेश के जितने भी महिलाएं हैं उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और यहाँ से मध्य प्रदेश के जितने स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, मतलब उसके एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब और है जो कि मध्य प्रदेश न्यूज़ में है, क्योंकि इनके द्वारा 525 मेगावाट पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट का निर्माण करेगा। और इसके तहत मतलब कौन करेगा ये निर्माण, ये NHDC के द्वारा ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह जो मध्य प्रदेश जो है ये हमारे देश में क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये 5वां सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। और इसका जो गठन हुआ था ये 1 नवंबर 1956 में इसको नया राज्य बनाया गया था। और यहाँ का राज्य के पशु जो है ये बारहसिंघा है। और राज्य के पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर हैं। और यहाँ का राज्य के पुष्प जो है ये पलाश है। हालांकि ये पलाश जो है ये झारखंड का भी राजकीय पुष्प है। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, ये भोपाल में सिचुएटेड है। और इसके मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट के जो हैं ये शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और यहाँ की राज्यपाल गंगूभाई छगन भाई पटेल जी यहाँ की राज्यपाल हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। यहाँ से प्रश्न बनते रहता है। राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ये सभी चीज़ों से प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं। अब ये मध्य प्रदेश को आप मैप में एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो एक बार इसको भी जान लेते हैं कि कर्क रेखा हमारे देश के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इसे भी ध्यान में रखें, ये सीक्वेंस याद रखें कि किन किन स्टेट से गुजरता है। हो सकता है पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब, ऐसा सीक्वेंस पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं UIDAI के CEO नियुक्त हुए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है, अमित अग्रवाल जी जो हैं इनको UIDAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी के CEO के रूप में अमित अग्रवाल जी जो हैं इनको नियुक्त किया गया है। और यह जो है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक जो नियुक्त किए गए हैं ये सुबोध कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है। और केंद्रीय सूचना आयोग के सचिव के रूप में रश्मि चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। तो ये सभी जो हैं ये पर्सनालिटी, इन सभी को भी नियुक्त किया गया है, हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो इससे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं FIH प्रो लीग 2023 का आयोजन किया गया था, जो कि नीदरलैंड के
एंड होवन में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो है हमारा देश भारत अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर ये खिताब ये जीत लिया है। FIH प्रो लीग दैट मीन्स फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी का ये खिताब हमारा देश भारत जीता है और ये 2023 का खिताब जीता गया है। और हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है आकाशदीप सिंह और सुखजीत सिंह ने गोल किए, जबकि अर्जेंटीना के लुकासा टोस्कानी ने एकमात्र गोल किया। और इसी से रिलेटेड मतलब 2-1 से ये हमारा देश जीत गया है। मतलब हमारे देश के तरफ से 2 गोल किया गया है और अर्जेंटीना के तरफ से केवल एक ही गोल किया गया था, तो इसीलिए हमारा देश जीत गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं जनरल करंट अफेयर, मतलब ये कुछ चिटफुट करंट अफेयर है। जैसे कि MRF जिसको मद्रास रबर फैक्ट्री बोलते हैं, वह 1 लाख रुपये प्रति शेयर आंकड़ा छूने वाला भारत का पहला स्टॉक ये बन गया है। मतलब इसकी जो एक स्टॉक मतलब जो शेयर प्राइस होता है, एक शेयर का जो प्राइस है ये 1 लाख रुपये ये पार कर चुका है। और ये भारत का पहला ये ऐसा बन चुका है, जो कि MRF कंपनी है, एक टायर की कंपनी है और इसी का स्टॉक इतना हाई में बिक रहा है। और नेक्स्ट क्या है, न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट जो है ये लक्षद्वीप में ये शुरू किया गया है, जिसमें मतलब जो किसान है वहाँ के उन सभी को बीज इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें जो है उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर पहली बार ये खिताब जीत लिया है, फीफा अंडर-20 विश्व कप का खिताब। और इससे पहले जो है उरुग्वे जो है 1997 और 2013 में फाइनल में पहुंचते पहुंचते मतलब ये हार चुका था और इस बार ये पहली बार जीता है, तो ये भी ध्यान में रखें। और इसमें जो है लुसियानो रॉड्रिग्ज ने 86वें मिनट में करीबी रेंज से हेडर से विजय गोल किया और इसमें मतलब जीत दिलाई है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि फीफा अंडर-20 विश्व कप से ये रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर्स। तो अगला क्या है, युवा उद्यमी पुरस्कार 2023 ये किनको दिया गया है? ये 2 आदमियों को दिया गया है, जो कि विनय अडागिरी और सुरेश नगला जी को दिया गया है युवा उद्यमी पुरस्कार 2023 का अवार्ड। और यह जो है तेलंगाना सरकार और वंदे भारत ट्रस्ट के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है इन दोनों को। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्या है, पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की ये घोषणा की गई है। तो ये किस स्टेट में ये घोषणा की गई है? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो पद्म पुरस्कार जो मतलब जो पुरस्कार पा चुके हैं पद्म पुरस्कार, जैसे कि पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, इन तीनों पुरस्कार विजेताओं को मासिक पेंशन के रूप में 10,000 रुपये ये दिए जाएंगे, हरियाणा में दिए जाएंगे। तो ये ध्यान में रखें कि ये कहाँ पर शुरू किया गया है, ये हरियाणा में शुरू किया गया है। और ये काफ़ी अच्छा पहल किया गया है, क्योंकि जो पद्म पुरस्कार जो विजेता होते हैं वो जब एक ओल्ड एज में चले जाते हैं, तो उन सभी के ये प्रॉफिट के लिए मतलब ताकि उनको ऐसा ना लगे कि सरकार उन सभी के साथ नहीं है। हालांकि ये जो चीज़ है ये हर सरकार में ये घोषणा कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा पहल है। अब नेक्स्ट जानते हैं W20 शिखर सम्मेलन जो है ये चेन्नई के पास जो महाबलीपुरम है वहाँ पर ये शुरू हुआ है W20 शिखर सम्मेलन। और इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये उद्घाटन सत्र में वर्चुअल संबोधित ये किया गया है। और जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी जी के द्वारा यहाँ पर भाषण दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि W20 शिखर सम्मेलन से ये रिलेटेड हैं। और ये कहाँ पर हुआ है? ये चेन्नई के पास हुआ है, जो कि महाबलीपुरम ये शहर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो बस इतना ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं राजा त्यौहार जो है ये कहाँ का त्यौहार है? ये उड़ीसा का एक कृषि त्यौहार है। और ये कृषि त्यौहार के साथ साथ महिलाओं के मासिक धर्म का जश्न का भी ये प्रतीक ये माना जाता है, जिसका नाम है राजा त्यौहार। और यह जो है ये इस पर्व को मिथुन संक्रांति के रूप में ये मनाया जाता है। और ये 3 दिवसीय नारित्व त्यौहार है, जिसको बोलते हैं राजा
त्यौहार, तो ये ध्यान में रखें। राजा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला जानते हैं, अरुणपोल ऐप जो है ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा ये शुरू किया गया है, अरुणपोल ऐप। और इसके ज़रिए जो है लोग जो हैं ऐप के ज़रिए पुलिस से अन्य मंजूरी के लिए ये आवेदन कर सकते हैं और इसके तहत जल्दी से वो आवेदन स्वीकार किया जाएगा अरुणपोल के तहत। इससे बस नाम से ये आप ध्यान में रख सकते हैं, जो अरुणपोल ऐप है ये अरुणाचल प्रदेश से ये रिलेटेड है। अगला क्या है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का ये आयोजन किया गया था और ये किर्गिस्तान के बिश्केक में इसका आयोजन किया गया था। और इसके अंतिम दिन में जो भारत है इनके द्वारा टोटल 7 पदक ये जीता गया है, जो कि 1 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीता गया है अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में। और ये जो है इसमें अंकुश ने फ्री स्टाइल 55 किलोग्राम भार में ये स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है। तो इनका नाम बस ध्यान में रखें, जो अंकुश हैं ये कुश्ती से रिलेटेड हैं और इनके द्वारा अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस जो है ये प्रत्येक साल 14 जून को ये मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ताकि इसके प्रति जो लोगों का जो अवेयरनेस फैलाया जाए, ताकि सभी लोग जो हैं वो रक्त को अपना दान करें और जो दान किया हुआ जो रक्त होता है वो काफ़ी लोगों के ये यूज में आ जाता है। जो लोग इमरजेंसी में जूझ रहे होते हैं, जिसको ब्लड की कमी होती है, उन सभी के लिए यही ब्लड काम में आता है। तो इसी का अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रत्येक साल 14 जून को ये विश्व रक्तदाता दिवस ये मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत जो है ये 2004 में ये WHO के द्वारा ये किया गया था, मतलब पहल किया गया था। और इसका 58वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जब हुई थी 2005 में, उस टाइम इसकी घोषणा कर दी गई थी कि प्रत्येक साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाएगा। और इस साल की जो थीम रखी गई है ये है, खून दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो, मतलब बार बार साझा करो। ये 2023 की ये थीम रखी गई है विश्व रक्तदाता दिवस की। तो ये थीम बस ध्यान में रखें। और ये डे जब कब मनाया जाता है, ये 14 जून को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, WHO पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है। ये एक भारतीय फिल्म है जिसका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। इसको दिया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये पुरस्कार दिया गया है। अगला जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। और इसके अभी प्रेजेंट के जो महानिदेशक हैं जो कि इथियोपिया के हैं, और ये हैं टेड्रोस अधनोम घेब्रेयसस, यहाँ के महानिदेशक अभी प्रेजेंट के हैं। तो ये सभी चीज़ें जो WHO से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं, बिहू कुह उत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है बिहू कुह उत्सव। और ये जो है तांगसा जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है, जो कि कृषि परंपराओं से ये रिलेटेड उत्सव है, जिसको बोलते हैं बिहू कुह उत्सव। और ये अरुणाचल प्रदेश का ये एक त्यौहार है। तो ये स्टेट याद रखें कि ये कहाँ का है, और ये उत्सव मतलब ये फेस्टिवल जो है इसको भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, एक नया पुस्तक जो है जो लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ प्लंडर। इस पुस्तक का नाम है और इसके लेखक जो हैं अलेख्य तलपात्रा जी के द्वारा ये बुक लिखा गया है, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ प्लंडर, इस पुस्तक का नाम है। तो ये नाम ध्यान में रखें और इसके लेखक का नाम भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस जो है ये प्रत्येक साल ये 15 जून को ये मनाया जाता है। और जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं उनके प्रति जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों को ये मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, जो कि 15 जून को ये मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये मान्यता दिया गया था। और उस दिन से मतलब 2006 के बाद से ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। और ये 15 जून को मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम रखी गई है 2023 की, ये है क्लोजिंग द सर्कल एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस इन ओल्डर एजेस पॉलिसी लॉ एंड एविडेंस बेस्ड रेस्पॉन्सेस। ये इतनी लंबी चौड़ी ये
थीम रखी गई है 2023 की, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं NHPC लिमिटेड के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है? ये उत्तम लाल जी को नियुक्त किया गया है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक के रूप में इनको पदभार संभाला, मतलब इनको दिया गया है पद, और यही है उत्तम लाल जी जिनको ये पद मिला है। अब नेक्स्ट जानते हैं सुधार गृह जो है, जो कि रिफॉर्म्स होम्स बोलते हैं इसको इंग्लिश फॉर्म में अगर बोला जाए तो, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा ये नाम चेंज किया गया है। जो वहाँ के जेल हैं उनका नाम बदल कर अब ये सुधार गृह ये रखा गया है। तो ये ध्यान में रखें, उत्तर प्रदेश में काफ़ी नेम वगैरह चेंज किए जाते हैं योगी जी के द्वारा। और भी यहाँ के न्यूज़ हैं जो कि काफ़ी अच्छा ये न्यूज़ है। ये 2017 से लेकर 2021 तक जितने भी ट्रैफिक चालान थे उत्तर प्रदेश में वो ख़त्म, मतलब रद्द कर दिए गए हैं, और लोगों को इसमें काफ़ी राहत महसूस हो रही थी। जिन सभी का ये चालान कट चुका था 2017 से लेकर 2021 तक का चालान, वो अब उन सभी का माफ़ हो चुका है यूपी में। तो ऐसे जो अच्छे अच्छे जो चीज़ें हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। गैबोन ये एक देश है, और ये न्यूज़ में है क्यों है? क्योंकि हमारे देश की केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा नई दिल्ली से गैबोन की पहली कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी ये दिखाई गई है, और इसीलिए ये गैबोन न्यूज़ में है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसने जो है फ्रांस से स्वतंत्रता कब हासिल की थी? ये 1960 में ये फ्रांस से स्वतंत्र हो गया था। ये जो गैबन है, मतलब इसके जो इसमें जो शासन करता था पहले, ये फ्रांस के अंदर ये शासित एक देश था, और ये 1960 को ये स्वतंत्रता प्राप्त की है। और इसकी राजधानी जो है ये लिब्रेविल इसकी राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा जो है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है, और यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है ये फ्रेंच यहाँ की आधिकारिक भाषा है। और यहाँ अभी प्रेजेंट के जो राष्ट्रपति अभी हैं ये हैं अली बोंगो ओडिम्बा, यहाँ के प्रेजेंट के राष्ट्रपति हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो गैबन से रिलेटेड हैं। अब गैबन को मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। ये आपको दिख रहा होगा गैबन, जो कि अफ्रीका में ये सिचुएटेड है, और इसके बीचों बीच से ये 0 डिग्री जो इक्वेटर है ये क्रॉस कर रहा है। और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं ये आपको दिख रहा होगा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और यहाँ पर युगांडा, और यहाँ पर दिख रहा होगा इक्वेटोरियल गुइना यहाँ पर इसके बगल में है। तो ये टोटल 3 देश हैं जो कि गैबन से ये बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। पालकी उत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में ये मनाया जाता है, जिसका नाम है पालकी उत्सव, और यहाँ के जो वारकरी समुदाय जो हैं ये इनके द्वारा ये मनाया जाता है, जिसका नाम है पालकी उत्सव। और ये जो है हिंदू देवता विठोबा को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर इस त्यौहार को ये मनाया जाता है। और यहाँ पर जो है संत तुकाराम के छोटे पुत्र जो थे जिनका नाम है नारायण बाबा ने 1985 में वारी परंपरा की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। तो ये सभी चीज़ें जो है जो पालकी उत्सव से ये रिलेटेड हैं। बस ये ध्यान में रखें कि ये कहाँ पर मनाई जाती है। ये महाराष्ट्र में ये मनाई जाने वाला ये एक त्यौहार है जिसका नाम है पालकी उत्सव। अब नेक्स्ट जानते हैं भारतीय नौसेना के बारे में, और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा हिमालयी क्षेत्र में नौसेना सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जुल्ली लद्दाख, इसका मतलब होता है हेलो लद्दाख, नामक आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ताकि जो हिमालय क्षेत्र के जितने भी नौजवान हैं वो भी नौसेना में भाग ले, और वहाँ का जो कार्य जो होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करें, वहाँ पर ज्वाइन करें नौसेना को। तो इसकी स्थापना कब की गई थी भारतीय नौसेना की? इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और अभी प्रेजेंट में जो है नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख हैं ये एडमिरल R हरि कुमार जी अभी प्रेजेंट के नौसेना अध्यक्ष हैं। तो इनका नाम ध्यान में रखें, और इन्हीं के द्वारा ये जुल्ली लद्दाख ये शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अब निधन किनका किनका हुआ है उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये 2 बार ऑस्कर विजेता रह चुके हैं जिनका नाम है ग्लेंडा जैक्सन। इन्हीं का हाल ही में ये निधन हो गया, जो कि 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और इनको कब कब ये
ऑस्कर पुरस्कार इनको मिल चुका है। ये मिला है वीमेन इन लव, ये 1969 में एक बार मिला है, और एक बार ए टच ऑफ क्लास जो कि 1973 में इनको दूसरी बार ऑस्कर अवार्ड इनको मिल चुका है। और ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगले इंसान कौन है जिनका निधन हो गया है। ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता जिनका नाम है कॉर्मेक मैकार्थी। इनका 14 जून 2023 को ये निधन हो गया है, और यही है कॉर्मेक मैकार्थी जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और ये पुलित्जर पुरस्कार के विजेता ये रह चुके हैं। और इनकी कुछ जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जैसे कि द रोड और नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, ये इनके द्वारा लिखा गया बुक है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और इन्होंने 2006 में फिक्शन श्रेणी में द रोड के लिए ये पुलित्जर पुरस्कार इनको दिया गया था। तो इनका नाम बस ध्यान में रखें जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। तो ये था दोस्तों पूरे वीक का करंट अफेयर्स। अब हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ MCQ को सॉल्व करेंगे, उसे भी देख लें। पहला MCQ क्या है, श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ विच बैंक। जो श्री कृष्ण हरिहर शर्मा जी हैं इनको किस बैंक का MD और CEO के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है A में यस बैंक, B IDBI बैंक, C कर्नाटका बैंक, और D में दिया गया HDFC बैंक। जो मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि ये किस बैंक के MD और CEO नियुक्त किए जा चुके हैं। हालांकि वो कहीं से भी ये इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, लेकिन ये मैंने पिछले वीडियो में मैं ये पढ़ाया हूँ। तो इसके जो MD CEO किस बैंक के ये बने हैं, ये बने हैं कर्नाटका बैंक के ये MD और CEO के रूप में ये पदभार ग्रहण किए हैं, जिनका नाम है श्री कृष्ण हरिहर शर्मा जी। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, RBI हैज़ रिसेंटली सैंक्शनड द मर्जर ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक्स। मतलब RBI के द्वारा हाल ही में किन सहकारी बैंकों के विलय की मंजूरी मतलब सैंक्शन की गई है, मतलब नहीं मंजूरी दी गई है। इसमें दिया गया ऑप्शन में एक में कॉस्मोस कोऑपरेटिव एंड मराठा कोऑपरेटिव बैंक, और बी में दिया गया है सारस्वत कोऑपरेटिव एंड कॉस्मोस कोऑपरेटिव, सी में है भारत कोऑपरेटिव एंड मराठा कोऑपरेटिव, और डी में दिया गया है SBC बैंक एंड मराठा कोऑपरेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर ए होगा। दैट मीन्स कॉस्मोस कोऑपरेटिव एंड मराठा कोऑपरेटिव का जो मर्जर था उसको सैंक्शन किया गया है RBI के द्वारा। मतलब ये मंजूरी शायद दे दिया गया है, ये कुछ अपोजिट हो गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये देख लेते हैं। द RBI ऑफ मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ सैंक्शनड द मर्जर ऑफ मराठा कोऑपरेटिव बैंक विथ कॉस्मोस बैंक। द स्कीम हैज़ बीन सैंक्शनड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred under subsection 4 of section 44A read with section 56 of the Banking Regulation Act. All branches of Maratha सहकारी बैंक will function as branches of the Cosmos Cooperative Bank। तो ये सभी जो चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, सऊदी अरबिया अनाउंस्ड टू रिस्टोर फुल डिप्लोमेटिक टाई विथ विच कंट्री। मतलब जो सऊदी अरबिया देश है इसने किस देश के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध जो है बहाल करने की ये घोषणा की गई है। इसमें दिया गया ए में UAE, बी में दिया गया कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी में दिया गया श्रीलंका। तो ये किस देश के साथ फिर से डिप्लोमेटिक टाइज स्थापित कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो कनाडा है इसके साथ ये फिर से राजनयिक संबंध का बहाल ये करने का शुरू कर रहा है जो सऊदी अरबिया देश है। मतलब इससे पहले कुछ इन दोनों के बीच अच्छे रिलेशन नहीं थे। अब नेक्स्ट जानते हैं, व्हाट इज जस्टिटिया विच वाज सीन इन द न्यूज़। जो जस्टिटिया जो है ये क्या है जो कि हाल ही में खबरों में रही है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन में एस्ट्रॉयड, बी मेटियोर, सी में दिया गया एक्सोप्लैनेट, और डी में दिया गया सैटेलाइट। तो ये क्या है, जस्टिटिया ये एक एस्ट्रॉयड है जो कि हाल ही में ये न्यूज़ में था, तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच कंट्री रिसेंटली प्रपोज्ड ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल 2023 टू सिंप्लीफाई रेगुलेशंस। मतलब किस देश ने हाल ही में नियमों को आसान बनाने के लिए ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल 2023 का प्रस्ताव ये रखा है। तो ये किस देश के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में इंडिया, बी अफगानिस्तान,
सी में दिया गया बांग्लादेश और डी में दिया गया है श्रीलंका। तो ये किस देश के द्वारा ये जो बिल है ये पेश किया गया है, प्रस्ताव किया गया है? ये हमारे देश इंडिया के द्वारा ये बिल जो है ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल 2023 ये पेश किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, द हेलमांड रिवर ओरिजिनेट इन विच कंट्री? जो हेलमंड नदी है ये काफ़ी अभी हाल ही में न्यूज़ में था, जो कि तो इसमें पहले जान लेते हैं ऑप्शन क्या है। इसमें दिया गया ए अफगानिस्तान, बी इजिप्ट, सी इज़राइल और डी में दिया गया म्यांमार। तो ये किस देश में इसका ओरिजिनेट मतलब ये कहाँ से निकलता है, किस देश से ये निकलता है, जिसका नाम है हेलमंड नदी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो अफगानिस्तान जो देश है यहाँ से ये हेलमंड नदी ये निकलता है और ये हाल ही में ये विवादों में था क्योंकि अफगानिस्तान के द्वारा कुछ पानी वहाँ पर रोके जा रहे थे। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच कंट्री होस्टेड द सांग्री ला डायलॉग इन 2023? जो सांग्री ला डायलॉग है ये किस देश के द्वारा ये मेज़बानी की जा रही है 2023 का जो डायलॉग होगा? तो इसमें दिया गया ए में मलेशिया, बी सिंगापुर, सी चाइना और डी में दिया गया है साउथ कोरिया। तो ये किस देश के द्वारा ये होस्ट किया गया है? ये किया गया है सिंगापुर के द्वारा ये होस्ट किया गया है सांग्री ला डायलॉग जो 2023 का ये डायलॉग था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, सूरीनाम कन्फर्ड द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार ऑन विच इंडियन पर्सनैलिटी? जो सूरीनाम जो देश है ये किस भारतीय व्यक्तित्व को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित ये किया है? तो इसमें दिया गया ऑप्शन में ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डी में दिया गया फाइनेंस मिनिस्टर। हालांकि ये पिछले मैंने वीडियो जो पढ़ाया था उसमें मैं ये बताया था कि जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी वो सूरीनाम के दौरे पे गई हुई थी और उन्हीं के उसी दौरे में इनको दिया गया था ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार का ये पुरस्कार। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पुरस्कार दिया गया है जो कि सूरीनाम के द्वारा ये दिया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एयर डिफेंडर 2023 एयरफोर्स एक्सरसाइज? मतलब कौन सा देश जो है एयर डिफेंडर 23 वायुसेना अभ्यास की ये मेज़बान कर रहा है? ये भी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें दिया गया ए में फ्रांस, बी जर्मनी, सी दिया गया इटली और डी में दिया गया यूक्रेन। तो ये किस देश के द्वारा ये होस्ट किया जा रहा है जिसका नाम है एयर डिफेंडर 2023? और ये जो है अभी तक का सबसे बड़ा ये एयर डिफेंडर मतलब जो वायुसेना ये अभ्यास ये माना जा रहा है। तो ये किस देश के द्वारा ये होस्ट किया जा रहा है? ये होस्ट किया जा रहा है जर्मनी के द्वारा, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो जितने भी नाटो कंट्री हैं वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। तो ये ध्यान में रखें और ये काफ़ी न्यूज़ में है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी रिसेंटली रिलीज द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स? मतलब जो किस उत्तर पूर्व राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो है हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक ये जारी किया है? और इसमें ऑप्शन दिया गया ए में अरुणाचल प्रदेश, बी आसाम, सी में सिक्किम और डी में दिया गया मिजोरम। तो ये किस राज्य के द्वारा ये जारी किया गया है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश जो है इसके द्वारा ये जारी किया गया है जिला सुशासन सूचकांक जो इंडेक्स है ये जारी किया गया है। तो ये स्टेट का नाम ध्यान में रखें। तो ये था दोस्तों कुछ MCQs जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। तो जो लोग मतलब रेगुलरली इस चैनल से जुड़े हुए हैं और ये करंट अफेयर्स देख रहे हैं उन सभी को ये काफ़ी इजी लगा होगा। हालांकि जो भी और भी जो नए हैं जो देख रहे हैं और जो ये सब पहले से पढ़ चुके हैं उन सबको भी ये इजी ही लग रहा होगा। तो थैंक यू दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें ताकि वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।